दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान का भाग 2। इसका एक भाग आप पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य ये है कि आप कम समय में अधिक से अधिक परीक्षोपयोगी प्रश्नों को रिवाइज कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम लोग प्रकाश चैप्टर देख रहे थे, उसके अंतर्गत जो अगला प्रश्न है वह है दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है। तो वह वस्तु से छोटा और उसका उल्टा होता है। अगला प्रश्न है अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वह होता है। ये उल्टा और वास्तविक होता है जो अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो आप साफ साफ जानिए कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। अगला प्रश्न है एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है क्योंकि इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। अगला प्रश्न है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने पर आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण अल्ट्रावायलेट रेज या परावैंगनी प्रकाश होता है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है। तो दोस्तों किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है यदि मैजेंटा यानी रक्ताभ नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। और दूसरा है यदि सायन यानी हरिताभ नीला और मैजेंटा यानी रक्ताभ नील लोहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो दोस्तों 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार परीक्षाओं में पूछा है। प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य किस प्रकार का होता है। तो लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य यानी सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश कौन है। तो ये बैंगनी होता है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ये सब दोस्तों बहुत ही सामान्य और बेसिक क्वेश्चन है जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है। तो ये बैंगनी है। नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश और पीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा किसकी होती है। तो उच्चतम ऊर्जा दोस्तों नीले प्रकाश की होती है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है और कारण है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। तो दोस्तों प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी नहीं होता है, इसलिए कथन ए गलत है, लेकिन आर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि वास्तविक सूर्य ग्रहण से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है। तो क्षितिज के समय सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार आकार में दिखाई देते हैं, इसका कारण अपवर्तन है। और सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण कौन करता है। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश या लाल रंग का प्रयोग क्यों होता है। तो दोस्तों इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और इस कारण इसमें वर्ण विक्षेपण बहुत कम होता है, जिसके कारण इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है और ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। तो खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, ये कथन है। कारण है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है।
अगला प्रश्न है एक कारण और देखिए, आकाश का रंग जो है वो नीला लगता है, तो ये ऐसे होता है कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं। अगला प्रश्न है, खतरे के सिग्नल के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है। दूसरा है इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। और तीसरा है सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इनमें से दोस्तों 1 और 3 सही है। दूसरा जो कथन है इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, तो ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है, तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन कारण होता है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। एक प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो ये काला दिखाई देता है। और जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखता है, तो वह काला दिखता है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है, तो आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है। प्रसारी विश्व यानी लगातार प्रसार होते या लगातार फैलते विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है, तो ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, प्रकाश प्रसारी विश्व की संकल्पना। अगला प्रश्न है, मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों का जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को क्या दिखाई देगा, तो दोस्तों जो प्रकाश अंतरिक्ष यात्रियों को नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को पीले रंग का दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, कार में पीछे की ओर दृश्यावलोकन के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है, तो ये है उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण, तो ये अवतल दर्पण। और धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कैसे किया जाता है, तो ऊपर उजला और नीचे काला रंग का जो रंग संयोजन है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है धूप से बचने के लिए, छाते के लिए। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक और बड़ा होता है खगोलीय दूरदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, तो दो समानांतर दर्पणों समतल दर्पणों के बीच किसी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। और प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अगला प्रश्न है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा, तो जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है या घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन उसका 2 गुना यानी 2 थीटा होगा। अगला प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित कथन है, यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। कारण है, प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश का एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। दोस्तों प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है, तो प्रिज्म जो है वो रंगों को अलग अलग कर देता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या होता है, तो नीला हरा पीला, 3 रंग अगर जो ऑप्शन में है तो ये 3 होता है, नीला हरा पीला इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम। अगला प्रश्न है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं, तो इसके लिए परिक्षेपण, आवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ये 3 घटनाएं जिम्मेदार होती हैं।
अगला प्रश्न, नीला, हरा, पीला तथा लाल रंग में से इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है? तो ये हरा रंग दिखाई देता है। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट कौन से होते हैं? तो इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट जो होते हैं वो बैंगनी और लाल होते हैं, क्योंकि विबग्योर या बैया नीह पिनाला जो है उसमें सबसे एक छोर पर बैंगनी और दूसरे छोर पर लाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होगी। ये कथन है। कारण है छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी और झुकी होने का आभास देता है। तो इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। कुछ कथन हैं उन पर विचार कीजिए। तो ये है पहला कथन, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट दिखाई देगा। ये सही है। दूसरा है कि यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल के तल के ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक जल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। इनमें से सही कथन क्या है? तो 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। जल में बना वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जल में वायु का बुलबुला, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस या अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और एक प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। और 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा या पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण का न्यूनतम लंबाई कितना होगा? तो 0.75 मीटर होना चाहिए। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो ये उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। और दूर दृष्टि के दोष वाले व्यक्ति के संबंध में जो सही कथन नहीं है वो ये है कि इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये सही कथन नहीं है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है तो ये अवतल लेंस। और देखते हैं दोस्तों, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस के द्वारा। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किससे बनते हैं? तो पढ़ाई में काम आने वाले जो ग्लास होते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं। आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। और सही कथन है तो एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण होता है। ये डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक और गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो नतोदर दर्पण होता है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है कैसे? तो सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन और संकुचन से आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होती है। और कैमरे के द्वारक और कपाट गति का जो संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा वह है F22 और 1/60। ये कैमरे के द्वारक और कपाट गति का ये संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा। अगला प्रश्न है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के जिस भाग से तुलना की जाती है? तो रेटिना कैमरे के फिल्म की तरह काम करता है। और जो ये प्रतिबिंब बनता है मनुष्य की आंख में वो इसी फिल्म या दृष्टिपटल पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है और किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। जिस रंग को कोई वस्तु अपारदर्शी वस्तु परावर्तित करता है उस वस्तु का कलर उसी रंग का होता है। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला।
और ये देखिए जब लाल, नीले और हरे प्रकाश पुंज का एक स्थान पर डाला जाता है तो जो मिश्रित प्रकाश होगा किस रंग का होता है, तो ये दोस्तों सफ़ेद रंग का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काला, पीला, लाल और नीला में से प्राथमिक रंग क्या नहीं है? तो काला रंग जो है वो प्राथमिक रंग नहीं है। 3 मूल रंग कौन से हैं? लाल, हरा और नीला, ये 3 मूल रंग हैं। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी है? तो 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। और सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल तथा पीला रंगों में से विषम कौन है? तो ये है भूरा रंग जो कि विषम है। अगला प्रश्न ऊष्मा और ऊष्मागतिकी से संबंधित, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है उससे संबंधित प्रश्न अब देखते हैं। पहला प्रश्न है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, यानी वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है भाप में, इस कारण वो उबलते जल की अपेक्षा अधिक जलनशील या जलने में अधिक कष्टकारक होता है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से भाप यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो ये 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान कहाँ पर बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं। जिस बिंदु पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है वो 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो ये 310 केल्विन होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। और मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान कितना होता है? तो 36.89 यानी लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मानव शरीर का तापमान, जिसे कि फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जो औसत तापमान सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या संबंध होता है? तो F बराबर C/5। F ये जो संबंध है F = 9/5C + 32। अगला प्रश्न है, ठंडे प्रदेशों में C/5 बराबर F - 32/9, इसी फार्मूले का ये दूसरा रूप है। और अगला प्रश्न है, ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल तापमापी द्रव के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि एल्कोहल का द्रवांक बहुत निम्नतर होता है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के तौर पर किसे प्रयोग किया जाता है? तो हिमरोधी या बर्फ़ के जलने में इसको बर्फ़ के जमने के रोकने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो सैद्धांतिक रूप से इस जो न्यूनतम संभव तापमान होता है, इससे नीचे तापमान संभव नहीं है, उसे परम शून्य ताप कहते हैं। गर्म करने पर विस्तारण जो होता है या फैलाव, वो पदार्थ के घनत्व को घटा देता है। और जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? दोस्तों, बर्फ़ का आयतन अधिक होता है, जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन घटता है। कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो तापमान को स्थिर रखना थर्मोस्टेट का प्रयोजन है। थर्मोस्टेट किससे संबंधित है? तापमान से। और रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो एक समान तापमान बनाए रखना। और रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों के सुरक्षित रखने के लिए सामान्य तापमान। अगला प्रश्न है, जब सीले बिस्कुटों को या नम बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण है कि बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, परंतु घरेलू प्रशीतक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग करते हैं।
कारण है अमोनिया को कम दाब और परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न भी कथन कारण से संबंधित है। तो ये है कथन है, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। ये सही है। बर्फ एक दुर्बल चालक है। तो ये दोनों ही कथन और कारण सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। कथन कारण से संबंधित अगला प्रश्न है दोस्तों। कथन है, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कारण है, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न जो है कथन कारण से, वो है कथन है कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। कारण है कि सौर आधारित सौर ऊर्जा या अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। तो दोनों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। शीशे की छड़ पर भाप में जब रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, साथ ही इसकी चौड़ाई, तो दोस्तों इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। पत्ती से बने धातु गोलक के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक सकता है, किंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो जो गोलक है वो उससे निकल सकता है, क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, दो धातुओं ए और बी की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ए और बी गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है, तो वो जब गर्म किया जाएगा तो इस आकार में रूप ले लेगा। अगला प्रश्न है, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण है, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक हो जाता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को प्रातः काल में छुए तो लोहे का टुकड़ा ठंडा लगता है, क्योंकि वह लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए वह ज़्यादा ठंडा लगता है। अगला प्रश्न है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए ओस नहीं बनती है। सही कथन बताना है तो एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों ही आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो ये आर्द्रता और तापक्रम दोनों नियंत्रित करता है, जो कमरे में लगा हुआ एयर कंडीशनर होता है। अगला प्रश्न, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो ये वाष्प शीतलन के सिद्धांत पर। कमरे को ठंडा किया जा सकता है कंप्रेस्ड गैस छोड़कर, यानी संपीड़ित गैस को छोड़कर। गीले कपड़े सबसे जल्दी कब सूखते हैं? कम आर्द्रता और अधिक तापमान पर। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या होता है? इससे क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घटता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होगा? तो पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा और हिमांक बिंदु घट जाता है। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। कारण है, ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर कोट चढ़ाया जाता है, यानी रजत परत। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली गर्मी को, अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, कथन है दोस्तों, जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। कारण है, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो ए भ्रामक है, किंतु आर सत्य है। जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता कम देते हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। हल्के रंगीन कपड़ों में गर्मी को वरीयता दी जाती है। कारण है, हल्के रंग के ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं।
तो ए और आर दोनों सही है और आर का सही स्पष्टीकरण है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो शरीर का तापमान नियंत्रित करना पसीने का मुख्य उपयोग है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है और शरीर को ठंडक मिलती है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा क्यों रहता है? वाष्पीकरण के कारण होता है। और अगला प्रश्न है, एक विशेष दिन व समय में चुरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चुरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। दोनों में से वह प्याला जो कमरे के तापमान पर पहला पहुंचा, तो दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव क्यों होता है? तो जब मौसम उमस वाला होता है तो इसमें आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। शुष्कता दशा किससे संदर्भित है? तो निम्न आर्द्रता जो होती है वो शुष्कता या ड्राइनेस से संबंधित है। कथन कारण से संबंधित अगला प्रश्न है, कथन है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। और कारण है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसका कारण है हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। अगला प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित। कथन है तापमान में वृद्धि के समय ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तो ये गलत है। कारण है तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो आर सही है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। इसका कारण है अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ दाब जो है वो क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। कथन है कि प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हत्था लगा होता है। कारण है एवोनाइट मजबूत होता है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन सबसे कम होता है। यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल की ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। गलत है। बर्फ की संगलन ऊष्मा तथा बर्फ की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, ये भी गलत है। जबकि तीसरा कथन वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, तो इसमें केवल कथन 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, यानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है जिसके कारण बोतल टूट जाती है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या रहेगा? तो पानी का स्तर वही रहेगा, नहीं बदलेगा। और साफ मेघ रहित रातों की तुलना में जो बादल युक्त रातें होती हैं गर्म होती हैं क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को वो परावर्तित करते हैं, इसलिए जो मेघाच्छन्न रातें होती हैं या बादलों वाली रातें होती हैं वो अधिक गर्म होती हैं। अगला प्रश्न है, शीत कोष्ठ या जो हमारा कोल्ड स्टोरेज होता है वहाँ भंडारित फल अधिक समय तक क्यों चलते हैं? वहाँ पर श्वसन की दर घटा दी जाती है और फल और सब्जियाँ अधिक समय तक बचे रहते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर, तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारे के साइज में वृद्धि होती है। कथन कारण से संबंधित अगला प्रश्न है, कथन है ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, सही है। और आर है कि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये गलत कथन है।
अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर तो आप अंततः कमरे को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं यदि हम कमरे के रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दें। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाता है तो उसे पुनः मूल आयतन में प्राप्त करने के लिए कितना गर्म किया जाना चाहिए? 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब आइए देखते हैं तरंग गति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं आयन मंडल में। तो जो हमारा आयन मंडल है वहाँ से दीर्घ रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। बेतार के तार यानी वायरलेस संपर्क पृथ्वी के धरातल से परावर्तित करता है आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल द्वारा। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए कौन सा मंडल उत्तरदायी है? आयन मंडल। ऐसी तरंगे जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं तो ध्वनि तरंगे, क्योंकि इनके संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। कास्मिक किरणें क्या होती हैं? तो कास्मिक किरणें आवेशित कण होते हैं। कास्मिक किरणों के संबंध में सही कथन क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसके बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कहा जाता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है कौन सी तरंगे प्रयोग करता है? तो राडार में रेडियो तरंगे प्रयोग की जाती हैं। अगला प्रश्न है, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 10⁻⁻⁷ m जो होता है ये पृथ्वी पर गिरने वाले आने वाले विकिरण की तरंग दैर्घ्य होती है। अगला प्रश्न है, रात्रि दृष्टि उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? और रक्त यानी इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है और रक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है रात्रि दृष्टि उपकरणों में। दूर संचार के लिए कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती हैं? ये माइक्रोवेव तरंगे प्रयोग की जाती हैं। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का जो परास होता है वो कितना होता है? तो ये 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होता है एफएम प्रसारण में जो आवृत्ति बैंड होता है उसका परास। अगला प्रश्न है, आंतों के रोगों के निदान में किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स रेज यानी एक्स किरणों का। और सीटी स्कैन करने में भी, कंप्यूटेड टेमोग्राफी स्कैन करने के लिए भी एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। माध्यमों जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम तो सबसे अधिक जो होता है दोस्तों ये सबसे कम जो होता है नाइट्रोजन में, फिर जल में, और जो इस्पात में होता है वो ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल इस्पात में सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ये धातु में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। और यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति हो तो VA और VA कम होगा VW से और VW कम होगा VS से, यानी इस्पात में ध्वनि की जो गति है वो सर्वाधिक होगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ रहेगी? तो ये लोहे में रहेगी। ध्वनि तरंगे ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ध्वनि आर पार नहीं जा सकती निर्वात में, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को तो ध्वनि का अवशोषक बनाया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो कितना है? तो दोस्तों स्पष्ट रूप से जो प्रतिध्वनि सुनाई देती है इको, उसके लिए जो न्यूनतम दूरी है दो सतह और स्रोत के मध्य वो 16.5 मीटर यानी 16.5 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि में वायु का जो है ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? 330 या 332 मीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। और एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पर ध्वनि संचारित करने का कोई माध्यम नहीं होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पराश्रव्य तरंगों के बारे में कुछ कथन है, उस पर विचार करिए। तो ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, सही है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, ये भी सही है। और इनका उपयोग बीमारियों के उपचार में भी किया जा सकता है और ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती हैं। तो ये सभी कथन पराश्रव्य तरंगों के बारे में सही हैं। पराश्रव्य तरंगें वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, वे ध्वनियाँ पराश्रव्य ध्वनियाँ कही जाती हैं। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, तो ये सोनोग्राफी है। सोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं क्योंकि वे पराध्वनि तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन क्या है। तो सही कथन है, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। तीसरा है, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और चौथा है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ये 1, 3 और 4 सही हैं, लेकिन ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, ये गलत है। जबकि ठोस में अधिक होती है जो है वो ध्वनि की गति। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण किसका नुकसान होता है, तो जो पराध्वनिक सुपरसोनिक विमान होते हैं, इनकी उड़ान से ओजोन परत को नुकसान होता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 1.15 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 मैक संख्या पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। कारण है, ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम में ताप पर निर्भर करती है। तो ए गलत है और आर सही है। डेसिबल किसके प्रयोग में लाया जाता है, वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग में लाया जाता है। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो जो ध्वनि आपस में उत्पन्न होती है वो कितनी होती है, वो लगभग 30 डेसिबल होती है। 100 डेसिबल या रॉ यानी नॉइज की प्रबलता का स्तर किसके संगत होता है, तो 100 डेसिबल जो यंत्र कारखाना होता है उसके शोर के बराबर होता है। WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है, तो ये है 45 डेसिबल। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा कितनी है, 45 डेसिबल। और मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है, ये है 60 डेसिबल। अगला प्रश्न है, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसका कारण क्या है, तो ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। तो जब पटरी पर कान लगाकर सुनता है तो उस समय ध्वनि बहुत तेज़ी से पटरियों में सुनाई देती है, लेकिन जैसे वायुमंडल में उसकी गति बाद में ध्वनि सुनाई देती है। अगला प्रश्न है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद कैसे किया जा सकता है, तो गुणता यानी क्वालिटी में अंतर के आधार पर उन दोनों के ध्वनियों में अंतर किया जा सकता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित। कथन है, अनुरण विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। कारण है, दीवारों, छत और धरातल से अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। दूसरा कथन है, स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। तो दोस्तों इसमें से केवल एक सही कथन है। अगला प्रश्न है, इंफ्रारेड एक्स किरणें, दृष्टिगोचर प्रकाश तथा रेडियो तरंगों में से तरंग लंबाई सबसे अधिक किसकी होती है, तो रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य या लंबाई सबसे अधिक होती है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों को। और टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है वो अवरक्त विकिरण होता है। अवरक्त यानी इंफ्रारेड जो रेज होती हैं उनका प्रयोग टीवी के रिमोट कंट्रोलर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जो टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में प्रयोग में लाया जाता है वह है इंफ्रारेड यानी अवरक्त विकिरण। और जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है
तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण कैसे होता है? तो दूरदर्शन प्रसारण में जो चित्र संदेशों का संचरण होता है वो आयाम माडुलन के द्वारा होता है। आयाम माडुलन होता है, इसके द्वारा जो है दूरदर्शन में चित्र संदेशों का संचरण होता है। और टेलीविज़न के प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सी तकनीक? ये है आवृत्ति आरोपण। अगला प्रश्न है, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी? तो ये 10 मेगाहर्ट्ज होगी। अगला प्रश्न, और जो हमारा तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं, उनसे संबंधित लास्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं, ये कथन है। कारण है रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। तो ए गलत है और आर सही है। अब आगे दोस्तों हम विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित आगे के चैप्टर में हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी का भाग 2। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।